हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने तीन टाइप के नोटेशंस हमने देखे थे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में। एक था n फैक्टोरियल, है ना, एक था NCR और एक था NPR। ठीक है, तो n फैक्टोरियल एक्चुअली में क्या देता है हमें? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है कि नहीं? ये क्या देता है हमें? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट n प्लेसेस, NCR का मतलब क्या हो गया? NCR का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? तो हमारे पास अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसमें से कैसे हम R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये हम लोग NCR से देखा था। ठीक है, वैसे ही NPR क्या होगा? तो NPR के लिए हम लोगों ने जब इसका नोटेशन देख रहे थे और उसको जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NPR को हम क्या लिख सकते हैं? NCR इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो NCR इंटू R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे मेरे पास NCR का टर्म इन्वॉल्व है और R फैक्टोरियल का टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर मैं इसको n की जगह पे R फैक्टोरियल कर देता, है कि नहीं, तो ये एक्चुअली में क्या बन जाता? अगर मैं इसी को n फैक्टोरियल नहीं बोल के R फैक्टोरियल अगर मैं इसको बोलता तो ये क्या बन जाता? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट R प्लेसेस, है कि नहीं? सेम यही नोटेशन है। NCR का मतलब क्या होगा? सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब NCR का मतलब क्या हो गया एक्चुअली में मेरे पास? कि हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है? सेलेक्शन का बेस है ना, सेलेक्शन। और ये क्या है? अरेंजमेंट है। तो हम एक ही साथ क्या करना चाह रहे हैं? एक ही साथ हम सिलेक्शन भी कर रहे हैं और फिर हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, है कि नहीं? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों मेरा एक साथ हो रहा है यहाँ पे। और ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया एंड, है कि नहीं? तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड होता है और प्लस का मतलब और होता है। तो यहाँ पे आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि NPR का मतलब क्या है। तो ये एक्चुअली में क्या दे रहा है हमें? अरेंजमेंट्स ही दे रहा है। लेकिन कैसा अरेंजमेंट दे रहा है? जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उस n ऑब्जेक्ट में से हमें सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चाहिए? R ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे बोला गया है ना, तो क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी 4 digits number can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और 9 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली में कितने ऑब्जेक्ट हैं? अभी देखो मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट है ना, और मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 9 ऑब्जेक्ट को तो हम 4 डिजिट पे नहीं फिल कर सकते हैं ना। 4 डिजिट का मतलब क्या हो गया? 4 डिजिट का मतलब हो गया कि मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, है कि नहीं? तो मेरे पास अगर 4 प्लेसेस हैं तो 4 प्लेसेस के लिए मुझे 4 नंबर ही चाहिए। अब इस 9 डिजिट में से हमें कौन सा नंबर यूज करना है वो हमें नहीं पता, है ना, लेकिन इसमें से हमें कोई 4 नंबर ही चाहिए होगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर मुझे ये चीज निकालना है कि इससे हम कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो एक तरीका क्या हो सकता है? देखो, इसको मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूं। एक तरीका जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, कौन सा तरीका? बॉक्स मेथड, है कि नहीं? तो बॉक्स मेथड में हम क्या कर देते हैं? हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 बॉक्सेस होंगे, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो 4 डिजिट के लिए मेरे पास 4 बॉक्सेस होने चाहिए, है ना। और ये 4 बॉक्सेस हैं, तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके होंगे? टोटल हमारे पास
9 ऑब्जेक्ट हैं, इसके लिए हम 9 ले रहे हैं। यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि नो रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम अभी के लिए बस एज्यूम कर ले रहे हैं कि रिपीटेशन नहीं है। अब यहाँ पे 9 वेज हो गया, फिर इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने होंगे, 8 इसके लिए, 7 इसके लिए, 6, और इन सबको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आंसर मेरा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो गए। और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि अगर दूसरा कोई मेथड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा NPR वाला मेथड, उस मेथड को हमें यहाँ पे अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक्चुअली में प्लेसेस कितने हैं, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, है ना। और इन 4 प्लेसेस को अरेंज करने के लिए मुझे 4 डिजिट चाहिए होगा पहले, है ना। और डिजिट हमें कहाँ से चूज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले इसमें से 4 डिजिट को मुझे चूज करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट हैं, तो 9 में से 4 को कैसे चूज करते हैं, 9C4, और मेरे पास 4 डिजिट आ चुके हैं। 4 डिजिट को 4 प्लेस पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। जस्ट अभी हमने ऊपर देखा, है ना, यहाँ पे देखो जस्ट ऊपर हमने देखा आर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, बस यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, लेकिन अरेंजमेंट्स निकालने के लिए एक्चुअली में हमें करना क्या है कि पहले हमें सेलेक्ट करना होगा 4 ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली 4 प्लेसेस पे हम 9 ऑब्जेक्ट को फिल नहीं कर सकते। 4 प्लेसेस के लिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट ही होने चाहिए, है ना। तो पहले मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट थे, तो 9 में से मैंने क्या किया, 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। और 4 ऑब्जेक्ट जब आ गए तो उसको 4 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, ये चीज। और ये देखो दोनों चीजें क्या होगी, सेम होगा, है कि नहीं। तो आप इसको एनसीआर को ब्रेक करके देखोगे तो ये चीजें किसके इक्वल आएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना। तो ये भी मेरे पास सेम ही भेज आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हो कि अगर तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आप इस तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। तो इसको अगर आप समझने का ट्राई करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल को हम एक्चुअली में बोलते क्या हैं, ये मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है ना। तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और जो NCR होता है, NCR एक्चुअली में क्या होता है, ये इसको हम नंबर ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं, या इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। और इसको जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन और वेज ऑफ सिलेक्शन, है ना। तो ये क्या मेरे पास वेज ऑफ सिलेक्शन है, तो ये मेरे पास वेज ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। और NPR क्या होगा, NPR को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। लेकिन हम इस वाले NPR वाले वर्ड से काम नहीं करते हैं। जब हमें NPR टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, NCR इंटू R फैक्टोरियल लेके सॉल्व करना होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग, ये 2-3 चीजें हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट भी यहीं से किया था कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है और कैसे हम क्वेश्चंस को रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइप से NCR और R फैक्टोरियल में, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको यहां पे समझने का ट्राई करेंगे। कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ क्लास देयर आर 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, ठीक है, 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। पहला बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका, नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के सिटिंग अरेंजमेंट क्या होंगे, तो कैसे निकालेंगे,
तो यानी टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल मेरे पास स्टूडेंट है 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए 11। तो 11 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, सिंपली 11 फैक्टोरियल, है ना। तो आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास 11 है, तो यहाँ पे मैं 11 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब अगर इसी में अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने वेज होंगे जिसमें से गर्ल्स जो हैं वो एक साथ वेज है ना। तो नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, फिर से लिख लो, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट in which number of sitting arrangement in which all girls are together, है ना। तो सारे गर्ल्स मेरे पास क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। और गर्ल्स अगर साथ में होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो गर्ल्स के साथ में होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग मेथड, है ना। तो स्ट्रिंग मेथड के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सारे गर्ल्स को एक स्ट्रिंग में बांध देंगे। तो टोटल कितने हो गए, सारे गर्ल्स को अगर स्ट्रिंग में बांध दिया तो ये मेरे पास एक यूनिट हो गया। तो टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, 6 बॉयज और एक यूनिट ही है, तो टोटल कितने हो गए 7 यूनिट। तो 7 को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, और गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन स्ट्रिंग मेथड हमने किया था, तो ये सेम उसी स्ट्रिंग मेथड पे ये बेस्ड है। अगर कोई मुझे बोलता है नंबर ऑफ, सेम यही सिटिंग अरेंजमेंट इन विच ऑल बॉयज आर टुगेदर, कि सारे बॉयज मेरे पास क्या होने चाहिए, एक साथ बैठने चाहिए। तो क्या करेंगे अब बस क्वेश्चन वही है, बस अरेंजमेंट अब हमें बॉयज को स्ट्रिंग में बांधना है। तो टोटल हमारे पास यूनिट कितने हो गए, 5 गर्ल्स के और एक ये सिंगल, तो टोटल 6 यूनिट हो गया। तो 6 यूनिट को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं। और फिर स्ट्रिंग के अंदर का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर 6 ऑब्जेक्ट हैं तो उसको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हम यहाँ पे कर पाएंगे। इसी में एक और लिखते हैं, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इन विच ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों अगर एक साथ बैठने वाले हैं तो क्या करना होगा, हमें पहले हमें दोनों को स्ट्रिंग में बांधना होगा। तो सारे गर्ल्स को मैंने एक स्ट्रिंग में बांध दिया, सारे बॉयज को स्ट्रिंग में बांध दिया। तो टोटल यूनिट कितने हो गए हमारे पास, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। और फिर स्ट्रिंग के अंदर में अरेंजमेंट का तरीका कितना होगा, तो फर्स्ट स्ट्रिंग में 5 गर्ल्स हैं तो 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और बॉयज को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी में एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट in which, number of sitting arrangement in which no girls, है ना, in which girls do not sit together, in which girls do not sit together, कोई भी गर्ल्स जो है वो, है ना, in which no girls sit together, नहीं पहला वाला करते हैं, नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इन विच ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। यानी हमें क्या चाहिए कि सारे गर्ल्स जो हैं वो साथ में नहीं बैठने चाहिए, सारे गर्ल्स जो हैं वो साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो अगर सारे गर्ल्स साथ में नहीं बैठेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे यानी 5 गर्ल्स है तो 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स साथ में बैठ सकता है, 3 बैठ सकती है ना, 2 बैठ सकती है, लेकिन पांचों के पांचों साथ में नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 11 फैक्टोरियल, है ना। टोटल वेज हमारे पास कितने हैं, 11 गर्ल्स हैं। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, वो वेज माइनस कर देंगे, टोटल में से हम
हमारे पास 11 स्टूडेंट्स है तो 11 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको अरेंज करने का तरीका 11 फैक्टोरियल। तो टोटल में से हम वो वाला माइनस कर देंगे जहां पे सारे गर्ल्स क्या हो रहे हो, साथ में बैठ रहे हो, है कि नहीं। तो साथ में बैठने वाले कितने वेज है हमारे पास, ये वाला नहीं है, सेकंड वाला है ना। तो सेकंड वाला देखो ये वाला था हमारे पास। तो इसमें देखो ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो अगर मैं टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, उसमें सारे गर्ल्स हमारे साथ में नहीं बैठेगी। तो ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमें इस फैक्टोरियल्स को सॉल्व नहीं करना होता है, आप इसको इसी टर्म में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही इसी में एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जैसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इन विच नो गर्ल्स सिट टुगेदर। अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है या सेम क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इस वाले में बोल रहा है कि कोई भी गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, यानी 2 गर्ल्स भी साथ में नहीं हो सकता है, 3 गर्ल्स भी साथ में नहीं हो सकता है, 4 गर्ल्स भी साथ में नहीं हो सकता है और 5 तो खैर नहीं हो सकता है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, यानी पांचों के पांचों गर्ल्स साथ में नहीं बैठने चाहिए। लेकिन 4 गर्ल्स साथ में बैठ सकता है ना, 3 बैठ सकता है। लेकिन इसमें वो वाला कैसे कि कोई भी गर्ल 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, गैप फिलिंग मेथड। तो ये लिख लो गैप फिलिंग मेथड। तो गैप फिलिंग मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले मुझे गर्ल्स को किसी भी गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है कि नहीं। तो किसी भी गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी 2 गर्ल्स के बीच में एटलीस्ट एक बॉयज तो चाहिए ही हमें, है कि नहीं। 2 गर्ल्स के बीच में एटलीस्ट एक बॉयज हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं सारे बॉयज को अरेंज कर देंगे। तो टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं, 6 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। तो सारे बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, तो हमारे पास 6 बॉयज हैं, है ना। तो 6 बॉयज कितने प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगा, 6 प्लेसेस, है ना। तो मान लिया मेरे पास ये 6 प्लेसेस जो हैं, इन 6 प्लेसेस पे बॉयज मेरे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो टोटल 6 बॉयज हैं। तो 6 बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब अगर 6 बॉयज बैठ जाएंगे तो इनके बीच में देखो गैप कितना क्रिएट होगा, है ना। तो देखो एक गैप मेरे पास ये भी है ना। गर्ल्स यहाँ पे भी बैठ सकती है, गर्ल्स यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी, है ना, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो टोटल गैप्स अगर आप देखोगे तो कितने गैप्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 गैप्स हमारे पास है। लेकिन हमारे पास एक्चुअली में गर्ल्स कितने हैं, हमारे पास गर्ल्स 5 ही हैं। तो 7 यानी 7 गैप है, इसका मतलब 7 प्लेसेस है। इन 7 प्लेसेस में से कहीं भी अगर गर्ल्स बैठती है तो कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ पाएगी, है कि नहीं। तो हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि आप अगर फिल करने का ट्राई करोगे तो 7 गैप्स हमारे पास ज्यादा हैं, यानी प्लेसेस ज्यादा हैं, और उन प्लेसेस पे हम 5 गर्ल्स को नहीं बिठा सकते। तो क्या तरीका होगा, 5 गर्ल्स है तो ये कितने प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे, 5 प्लेसेस ही लेगा, है कि नहीं। तो अगर 5 प्लेसेस ही लेगा तो मेरे पास प्लेसेस कितने हैं, प्लेसेस मेरे पास 7 है कि नहीं। तो अगर मेरे पास 7 प्लेसेस हैं तो 7 प्लेसेस के लिए हमें क्या करना होगा, 7 प्लेसेस के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि इसमें से आपको 5 प्लेसेस चूज करना होगा, है कि नहीं। तो पहले हम 5 प्लेसेस चूज करेंगे। तो 7 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस चूज करने का तरीका कितना होगा, 7C5, है ना। क्या होगा 7C5। और एक बार अगर आपने 5 प्लेसेस चूज कर लिया तो 5 प्लेसेस पे 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में गैप फिलिंग मेथड में क्या किया मैंने, ये आपको समझने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है
कि नो गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, है ना। तो हमें गैप फिलिंग मेथड लगाना है, और गैप फिलिंग मेथड के लिए ये जो 6 फैक्टोरियल है ये एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, है ना। तो ये किसका अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, तो बॉयज को अरेंज करने का तरीका 7C5 एक्चुअली में क्या है, 7C5 है नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 5 गैप्स फ्रॉम 7, है ना, 5 गैप्स फ्रॉम 7 गैप्स। तो टोटल मेरे पास 7 गैप्स थे और प्लेसेस चूज करने का, है ना। और ये 5 क्या बोल रहा है, ये 5 है मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स एट 5 प्लेसेस, है ना। तो 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का ये तरीका हो गया, ठीक है। तो ये सबका मीनिंग आप लिख लो, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगा, है ना, कि वहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान दे के देख सकते हो कि कैसे हमें इन सब टर्म्स को क्या क्या मीनिंग होता है। क्योंकि इसमें आप आंसर देख पाओगे अगर, तो आंसर आपका सब कुछ किसके टर्म्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका जो भी टर्म है सबका आंसर आपको नॉर्मली डिजिट्स के टर्म में ही है ना। तो हमें इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा टर्म हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट तरीका यही है कि आप हर एक का मीनिंग लिखते जाओ कि किसका मतलब क्या हो रहा है, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट है लेटर्स ऑफ द वर्ड, मेरे पास एक वर्ड मैं ले रहा हूँ, जैसे सिंपल सा, शायद लास्ट क्लास में पहले किया होगा, मैं यहाँ पे मैं डॉटर ले रहा हूँ, DAUGHTER, ठीक है, डॉटर वर्ड ले रहा हूँ। अब इसी में 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म, है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। तो इसको यूज करके, है ना, इस लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि हमारे पास यहाँ पे लेटर्स कौन कौन सा है। तो लेटर्स हमारे पास ए है, देखो, डी है, ए है, UGHTER, है ना। यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 ऑब्जेक्ट है। 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। तो जितने तरीके से आप अरेंज कर पाओगे उतना आपके पास क्या बनेगा, नया नया वर्ड बनता जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर ये बोलता है ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, हमारे पास जितने भी वॉवेल्स हैं वो सब एक साथ में होने चाहिए। तो सबसे पहले वॉवेल्स मार्क करते हैं। वॉवेल्स क्या क्या है हमारे पास, एक ये है AEIOU, है ना। तो टोटल वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 वॉवेल्स ही हैं, है ना। तो उसको साथ में हमें रखना है, तो क्या करना होगा, उसको पहले स्ट्रिंग में बांध देंगे। तो सारे वॉवेल्स को अगर स्ट्रिंग में बांध दिया तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट मिलके क्या दे देगा, हमें एक सिंगल यूनिट दे देगा, है कि नहीं। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक ये कंप्लीट वॉवेल्स का 6। तो अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और स्ट्रिंग के अंदर का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। इजी है ना। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। अगर मान लो इसी में ये बोल दिया कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो सारे कॉन्सोनेंट्स अगर साथ में होंगे तो क्या करेंगे, तो सारे कॉन्सोनेंट को साथ में होने के लिए कॉन्सोनेंट कितने हैं, सारे कॉन्सोनेंट को हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग में बांधना होगा। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास, देखो 5 कॉन्सोनेंट। तो 5 कॉन्सोनेंट को स्ट्रिंग में बांध दिया तो वो क्या बन गया, सिंगल यूनिट। और टोटल यूनिट मेरे पास कितने हो गए, 3 वॉवेल के और 1 कॉन्सोनेंट का पैकेज। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और
स्ट्रिंग के अंदर का अरेंजमेंट कितना होगा 5 फैक्टोरियल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोले, इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये बोले, फोर्थ पार्ट लिख लो, ऑल वॉवेल्स, है ना, ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, है ना, सारे वॉवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सारे वॉवेल्स की बात कर रहा है वो कि सारे वॉवेल्स नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से फिर माइनस करेंगे जब सारे वॉवेल्स क्या हो, साथ में हो। तो टोटल मेरे पास कितने हैं 8 फैक्टोरियल, और इसमें से हम वो वाला माइनस करेंगे जब वॉवेल साथ में हो। तो वॉवेल साथ में कितने तरीके से हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। इसी में अगर मैं एक और पार्ट ले लूँ और ये बोलूँ नो वॉवेल्स आर टुगेदर, नो वॉवेल्स आर टुगेदर, यानी कोई भी वॉवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए, है ना। नो वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई भी वॉवेल्स क्या होने चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए। तो कोई भी वॉवेल्स अगर साथ में नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, कोई भी वॉवेल्स अगर साथ में नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, फिर उसके लिए हमें ये देखना होगा कि फिर से यहाँ पे हम गैप फिलिंग मेथड यूज करेंगे, है ना। तो टोटल वर्ड मेरे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो कितने हैं, तो ये वॉवेल्स को साथ में नहीं लाने की बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप वॉवेल्स को हटा दो। तो वॉवेल्स कौन कौन सा है, ये और ये 3 वॉवेल्स है। तो 3 वॉवेल्स को हटा देंगे तो कितने बच गए 5। तो 5 कॉन्सोनेंट कितने प्लेसेस ऑक्युपाई करेगा 5 प्लेसेस, है ना। और उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 अरेंजमेंट हो गया। और इसके बीच में कितने गैप क्रिएट हुए, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने क्रिएट हुए 6। लेकिन हमारे पास वॉवेल कितने हैं, वॉवेल मेरे पास 3 ही है ना। तो इसमें से हमें क्या करना होगा 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस को चूज करना होगा। तो 6 में से 3 चूज करने का तरीका 6C3, और उस 3 प्लेस पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। 3 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने गैप फिलिंग मेथड यूज किया, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास गैप फिलिंग मेथड है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये NCR, NPR और n फैक्टोरियल के टर्म्स को आप डिफरेंट मेथड में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ये पार्ट आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप कि कैसे कैसे हम इस चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। इसी में एक और टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसे हम बोलते हैं रैंकिंग प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसी में एक और पार्ट कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है रैंकिंग प्रॉब्लम। तो रैंकिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें रैंक निकालना होता है, और रैंक किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, है ना। तो आपके पास डिक्शनरी होता है, और डिक्शनरी में वर्ड किस किस तरीके से रैंक होल्ड करता है वो आपको पता है ना। तो पहले वर्ड किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से, फिर सी से, इस टाइप से मूव करते आता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास वर्ड क्या है, कैट है। ठीक है। तो अब हम डिक्शनरी में कैट का क्या लोकेशन होगा वो हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम ये फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं कि कैट में कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ है, CAT, है ना। तो CA और T, अगर CAT से हमें वर्ड बनाना होगा तो कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल 6, है ना। और वो कौन कौन से होंगे, अगर हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो पहला वर्ड किससे स्टार्ट होगा A, है ना। तो पहला वर्ड क्या बनेगा ACT, पहला वर्ड क्या बनेगा ACT, दूसरा वर्ड क्या बनेगा ATC, अल्फाबेटिकली, है ना। पहला A हो गया तो दूसरा C हो गया, T हो गया, तो फिर C के बाद T आएगा तो ये C आएगा, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्या होगा CAT, CTA, फिर क्या होगा TAC और TCA। तो टोटल आपके पास देखो कि वर्ड कितने फॉर्म हुए, टोटल मेरे पास 6 वर्ड फॉर्म हुए, है ना। और इस 6 वर्ड के लिए अगर आप इसको मार्किंग कर दोगे 1 2 3 4, है ना, 5 और 6, तो यहाँ पे देखो कैट किस पोजीशन पे आ रहा है, कैट 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो इसमें हम कैट का रैंक क्या बोलेंगे,
रैंक ऑफ कैट क्या होगा, रैंक ऑफ कैट इज 3, है ना। तो यही हमें इसमें जितने वर्ड यूज हुए हैं उससे जो वर्ड फॉर्म होगा उसका रैंकिंग क्या होगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो ये तो इजी वाला वर्ड था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, लेकिन हर बार हम इस तरीके से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेथड क्या है करने का, तो मेथड देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जैसे मैं एक दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, दूसरा वर्ड मान लो मेरे पास हो गया रोज, ROSE, ठीक है, रोज वर्ड है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करने की बात होती है तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले यहाँ पे आएगा ई, है ना, ABCD के हिसाब से अगर अरेंज करो तो पहले क्या आ जाएगा ई, उसके बाद क्या आएगा ओ, दिख रहा है, तो क्या आएगा EO, इसके बाद R और फिर S। तो हमने क्या किया, पहले इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद हमें करना क्या है, ये अरेंजमेंट करने के बाद हमें एक्चुअली में कितने लेटर का वर्ड बनेगा, हमेशा 4 लेटर का ही बनेगा, है कि नहीं, हमेशा 4 लेटर का ही बनेगा क्योंकि 4 ही वर्ड है हमारे पास। तो ये सब मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो R चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो R कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो R का पोजीशन ये है अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में पहला ये R का पोजीशन है। तो इस R के पोजीशन यानी कोई वर्ड R से स्टार्ट होगा उससे पहले कौन कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, E और O से फॉर्म होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग करेंगे कि E से बनने वाले कितने वर्ड हैं। तो अगर मैं पहले पोजीशन पे E फिल कर दूं तो इसको फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा 1, और बाकी 3 के लिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, है ना। तो उसको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी E से टोटल कितने वर्ड बनेंगे 3 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, क्लियर है। तो मैंने E से काउंटिंग कर लिया। अब E से काउंटिंग के बाद हमें किससे काउंट करना पड़ेगा, E से काउंटिंग के बाद हमें काउंट करना है O से, है ना, क्योंकि R पहुंचने से पहले आपको ये सब कुछ फिक्स करना होगा। तो अगर O फिल कर दिया तो इसको फिल करने के तरीके 1, बाकी 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 प्लेसेस हैं, तो 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो देखो मैंने O और E से क्या किया, सारे वर्ड हमने फॉर्म कर लिए। अब अगर E और O वर्ड अगर फॉर्म हो गया आपका, तो इसके बाद कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, फॉर्म होना स्टार्ट होगा R से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्म कर देंगे R, क्योंकि हमें रोज चाहिए था। तो रोज के लिए पहला वर्ड क्या है मेरे पास R, तो हम R तक पहुंच गए। यानी R से पहुंचने से पहले हमारे पास क्या क्या वर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, E से और O से। तो E से जितने होंगे, O से जितने होंगे वो मैंने काउंट करके लिख लिया, ठीक है। तो R फिल हो गया। R फिल अगर हो गया तो हम R को यहां से क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट से आपको यहाँ पे R फिल करके इस R को यहाँ पे कट कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरा R अब फिक्स हो चुका है। अब देखो R अगर आपका फिक्स हो चुका है तो अब आप क्या करोगे, है ना। तो R मेरा फिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, O चाहिए। तो O का पोजीशन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी O बनने से पहले कोई लेटर हमारे पास है या नहीं है, E है। यानी यहाँ पे पहले वर्ड किससे स्टार्ट होगा, E से। तो अगर E से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, 2 प्लेसेस है और 2 वर्ड, तो 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं, क्योंकि एक ही वर्ड था तो हमारे पास एक ही हमारे पास ये चीज बनेगा। तो यानी हमारे पास R और E से बन चुका है। अगर R और E से बन गया है तो फिर आपके पास किससे फॉर्म होगा, इसके बाद हमारे पास R E बन चुका है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, O आएगा, है ना। तो मेरे पास अब देखो O भी मेरे पास फिल हो गया। तो यहाँ पे R है, ये मेरे पास O हो गया। तो अगर O फिल हो गया तो O को यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्लियर है। O को मैंने यहाँ से कट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे पास, S, है ना। तो S मेरा कहाँ पे है, इस पोजीशन पे। तो S से पहले क्या आएगा, E आएगा, क्योंकि ये दोनों कट चुका है मतलब फिल हो चुका है ना, यूज हो चुका है, उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो ROS चाहिए हमें, लेकिन S से पहले वर्ड किससे फॉर्म होगा, E से फॉर्म होगा, है ना। तो E से फॉर्म होने के लिए हम कितने निकाल सकते हैं, यहाँ पे E फिल किया,
तो आर ओ ई से बनने वाले कितने होंगे, इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, एक तरीके से ही, है ना। तो मेरे पास देखो आर ओ ई फिल हो गया, तो यहां पे मैं फिर से एक बॉक्स बना रहा हूं टोटल, है ना। तो देखो आर मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका था, तो यहाँ पे आर डाल दिया, ओ मेरा ऑलरेडी था, एस फिल करने से पहले मुझे ई से बनाना था, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ई से भी बना लिया, तो अगर ई से बन चुका है तो अब हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एस को फिल कर सकते हैं, है ना। और एस को फिल अगर कर दिया आपने तो एस को यहाँ से कट कर दो कि एस मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें देखो आर ओ एस तक पहुंच गए, अब हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। तो ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई यहाँ पे है, तो ई से पहले क्या कोई वर्ड है, नहीं है, तो अगर इसके पहले कोई वर्ड नहीं होगा तो इसको डायरेक्टली कट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। तो देखो मेरा रोज वर्ड फाइनली यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर रोज वर्ड फाइनली आपका बन चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो रोज बनने से पहले एक्चुअली में कितने वर्ड बन चुके हैं, इतने सारे वर्ड बन चुके हैं, है ना। तो कौन कौन सा वर्ड बन चुका है, कितने वर्ड बन चुके हैं, 3 फैक्टोरियल बन चुका है, प्लस 3 फैक्टोरियल बन चुका है, प्लस 2 फैक्टोरियल बन चुका है, और ये +1 बन चुका है ना। तो इतने वर्ड ये रोज वाले पोजीशन से पहले बन चुका है, तो रोज का रैंक कितना होगा, तो टोटल जितना इससे पहले बन चुका है +1, है कि नहीं। जैसे ऊपर में हमने कैट का किया था, तो कैट बनने से पहले कितने बन चुके थे, 2 बन चुका था वर्ड, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 3rd पोजीशन पे पहुंच जाओगे, है ना। तो सेम वही तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल काउंट करके लास्ट में हमें एक 1 ऐड कर देना है, क्लियर है। तो ये मेरा रैंक निकल गया रोज का, क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड का रैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं आपको, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, और किसी में डाउट आता है तो पूछना है कि इसका रैंक कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। तो अगर रैंक की बात कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे ऑर्डर में हमें लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्ड हो गया, रैंक वर्ड हो गया। अब अगर रैंक है ना हमें निकालना है, तो मैं कुछ कुछ वर्ड आपको दे दे रहा हूँ। पहला वर्ड जैसे मान लो मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स का रैंक निकालना है कि मैथ्स का रैंक कितना होगा। दूसरा एक वर्ड ले लेता हूं मैं, मान लो ये एक वर्ड है रचित, RACHIT, रचित, ठीक है। थर्ड एक और वर्ड ले लेते हैं, मान लो मोबाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 वर्ड है, इन तीनों वर्ड का आप खुद से ट्राई करना कि रैंकिंग कितना होगा, है ना। कैसे कैलकुलेट करना वो आपको मैंने समझा दिया, आप फिर से ट्राई करना, फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप मतलब कि यहाँ पे आने के बाद आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो आप बुक के सारे क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट कर सकते हो, है ना। लास्ट क्लास में आपको 7.4 भी करने के लिए दिया गया था, है ना। तो 7.4 भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और इसके अलावा अब आपको मिसलेनियस वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मिसलेनियस में मेरे पास 11 क्वेश्चन है, अब देखना, है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, तो अब आपको मिसलेनियस वाला पार्ट हमें कवर करना है, ठीक है। तो मिसलेनियस को आपको कंप्लीट करना है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मिसलेनियस वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लो। साथ ही क्लास जो लोग आ रहे हैं उनमें से किसी के पास किसी के साथ में कांटेक्ट में हो तो उससे आप कॉपी ले लेना, ठीक है। और उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो सब देख लेना, उसमें जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार फिर से देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये अब चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल का, ठीक है। तब तक आप ये बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगा, तो उसके भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना फिर, ठीक है। तो तब तक आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय।